हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन सरफेस केमिस्ट्री का फाइनल लेक्चर नंबर 08 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात चल रही थी, डिस्कस चल रहा था। ओके, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज, इफ यू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देन फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दिखता कैसा है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, हेट्रोजेनिटी क्या होती है। हेट्रोजेनिटी का मतलब नंबर ऑफ फेजेस इन द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर 2। ओके, सो दैट्स वाई कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस इन नेचर। दो फेजेस होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, एक को बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एक को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, फिल्ट्रेबिलिटी, किस किस से फिल्टर किया जा सकता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कर सकते हैं फिल्टर। ठीक है, मतलब अगर अपन बात करें एनिमल मेम्ब्रेन की, तो एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होता, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी नहीं होते कोलाइडल पार्टिकल फिल्टर, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से वो हो जाते हैं। अपन ने पढ़ा था प्योरिफिकेशन मेथड में, तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अगर हमें इम्प्योरिटीज़ को कोलाइडल पार्टिकल से हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलोइडियन सॉल्यूशन में डिप करके रखना पड़ेगा, जो कि 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर में होता है। वो सब डिस्कस किया था। स्टेबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफोबिक कोलाइड बिकॉज ऑफ dispersed phase and dispersion medium particles attract to each other in lyophilic colloids. So that's why these colloids made easily by simple dissolution of dispersed phase into dispersion medium, not special methods used to form the lyophilic colloids. But if we see the formation methods of lyophobic colloids, then we take very special methods, dispersion methods and condensation methods, which discussed earlier videos. Stability, effect of gravity. The gravity effect is not observed on colloidal particles, so that's why settlement of colloidal particles in the basement of the jar, of the bottle, of the glass is not observed. मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल्स पर नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल इतने बड़े नहीं होते सस्पेंशन की तरह कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाए। विजिबिलिटी की बात करें तो इतने छोटे नहीं होते, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप से भी ना देख सके, इतने बड़े भी नहीं होते कि नेकेड आई से देख लें। मीडियम होती है इनकी साइज़, तो इसलिए विजिबिलिटी इनकी कैसी होती है कि माइक्रोस्कोप से अपन एटलीस्ट देख सकते हैं। सरफेस एरिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए ये बेस्ट एड्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। इनका एड्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब बताया था, अगर हमें कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो डिस्पर्जन मीडियम से तो हमें सेडिमेंटेशन मेथड से कर सकते हैं। लास्ट है शेप एंड कलर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कोलाइडल पार्टिकल्स का जो शेप होता है, उस शेप से उस कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द साइज ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो। पहला, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, देखो होता क्या है, जब भी अपन किसी लाइट को डालते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन उस लाइट की स्कैटरिंग कर देता है। ठीक है, तो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ क्या है। ठीक है, जिस कोलाइडल पार्टिकल ने लाइट को स्कैटर्ड किया है उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, एक तो ये, इस पर डिपेंड करेगा कलर, और दूसरा साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। क्योंकि बड़े साइज का अगर होगा ना कोलाइडल पार्टिकल तो अलग वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर्ड करेगा, छोटा पार्टिकल होगा तो अलग वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर्ड करेगा, तो सॉल्यूशन भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर हम गोल्ड सॉल्ट का ले लें, ठीक है, गोल्ड सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट समझ गए ना, दिस इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। गोल्ड सॉल्ट ले लेते हैं, मतलब गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसका कलर देखते हैं, तो 3 अलग कलर का होता है गोल्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, गोल्ड का सॉल्यूशन रेड कलर का भी होता है, पर्पल कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। तो द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, तो वो रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे। इस मतलब लाइट की स्कैटरिंग किस तरह करेंगे कि सॉल्यूशन का कलर रेड दिखाई दे, बिकॉज साइज सबसे छोटे हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग लाइट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
अगर बड़े कर दिए तो पर्पल कलर की लाइट की स्कैटरिंग होने लग जाएगी, और बहुत बड़े हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो सॉल्यूशन का कलर कौन सा है ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल्स का साइज कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर्ड करता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको समझ आया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी फिनिश हो गई, वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी सी next property of the colloidal solutions, and that is colligative property. If you see the colligative properties, these properties depends upon the number of solute particles in the solution. ये अपन ने डिस्कस किया हुआ सॉल्यूशन चैप्टर में, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर पर डिपेंड करती है। आप क्या डिसॉल्व कर रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डिसॉल्व करने के बाद कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस पर डिपेंड करती है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अगर हम अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन, बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ग्रुप बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक है, उनका साइज कितना होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटा। अब जितना छोटा साइज होगा तो उनकी नंबर बहुत ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। बट अगर अपन बात करें एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, अगर अपन बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ करके क्लस्टर बना लेते हैं, बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन को बनाने वाले पार्टिकल ये हैं, ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन में सिर्फ मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है नहीं? दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म क्लस्टर्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, सो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन। एट सेम कंसंट्रेशन वैल्यू ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर लोअर फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन, कम होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है? थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है और वो है एक फिनोमिना जिसे बोलते हैं ब्राउनियन फिनोमिना और ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल पार्टिकल्स की ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? देखो, जब हमने ये कहा था विजिबिलिटी में, हमने ये कहा था कि कोलाइडल पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हो। जब साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप लगा के कोलाइडल पार्टिकल्स को देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ना वो एक जिगजैग पाथ पे, रैंडमली जिगजैग एक पाथ पे मोशन करते हैं, कहीं भी चल पड़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली में कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के साथ कोलाइड करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और कोलाइड करके वो किधर भी चलते हैं, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, सब इधर ही जाना है, नॉर्थ टू साउथ ही जाना है, ऐसे नहीं, किधर भी चल पड़ते हैं वो। ठीक है, तो किधर भी चल पड़ते हैं, तो उस मोशन को, उस रैंडम या जिगजैग मोशन को अपन कोलाइडल पार्टिकल्स जो ऑब्जर्व करते हैं उसे अपन ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं। तो इन ब्राउन नामक साइंटिस्टों ने ये डिस्कवर की थी ये वाली मूवमेंट सबसे पहले, इसलिए इस मूवमेंट को अपन ब्राउनियन मूवमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडल सॉल्यूशंस में ये डिस्कवर नहीं की थी मूवमेंट। उन्होंने पोलन ग्रेन्स को पानी में डाल के देखा, तो पोलन ग्रेन्स इस तरीके की वो करते हैं, फूलों के अंदर से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, वो पानी के अंदर डाल देते हैं, तो वो इस तरीके की मोशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने पहले ऑब्जर्व की थी, लेकिन यही मोशन कोलाइडल पार्टिकल्स भी शो कर रहे हैं, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट बोल रहे हैं। दिस मूवमेंट अराइज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ लगातार कोलिजन करते रहते हैं, और इसीलिए इस तरीके की मोशन ऑब्जर्व होती है। अब इस कोलाइडल पार्टिकल को देखो, तो ये क्या कर रहा है, पहले इस कोलाइडल पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, तो उसका कोई पैटर्न नहीं फिक्स है कि किधर जाएगा ये, तो इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। नोट कर लो एक बार, ये हो गई हमारी 3 प्रॉपर्टी। अच्छा, ब्राउनियन मूवमेंट में एक चीज़ और ध्यान रखना, ब्राउनियन मूवमेंट का कोई है फ़ायदा है क्या? कोलाइडल सॉल्यूशंस में ब्राउनियन मूवमेंट हो रही है, तो इस चीज़ के होने से कोलाइडल सॉल्यूशन को कोई बेनिफिट है? इस मूवमेंट की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल बना रहता है, नहीं तो पता है क्या होगा, सारे पार्टिकल्स अगर मूव ही नहीं करेंगे ना इधर उधर रैंडमली, तो एक दूसरे के पास आकर के इतने ज़्यादा पास आ जाएंगे कि बड़े बड़े क्लस्टर्स यानी सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, और सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया तो वो तो फिर तीसरा टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन उसी फेज में बना रहे
तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम के साथ चिपक के बड़े पार्टिकल ना बना लें, ठीक है। और ऐसा इस मूवमेंट की वजह से नहीं होता, मतलब ये मूवमेंट होती है इस वजह से पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं और वो स्टेबल बनी रहती है कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेट। नोट करो। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है टिंडल इफेक्ट। जैसे ब्राउनियन मूवमेंट थी, ऐसी होता है टिंडल इफेक्ट। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है इसकी, लाइट से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है कोलाइडल सॉल्यूशंस की। अब अपन बात करते हैं क्या होता है टिंडल। कुछ भी नहीं होता, आप क्या करो, लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में डालो। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, देखो ये हम ने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहाँ पर ने क्या लिया हुआ, ये लेंस है, और यहाँ पर ने क्या लिया हुआ, लाइट सोर्स है। ये हमारा लाइट सोर्स, ठीक है। यहाँ से लाइट निकल रही है, ये लाइट किस पर कोलाइड करती है, लेंस पर। अब लेंस पर लाइट जब कोलाइड करती है तो ये इस तरह से अंदर होती हुई पास होती हुई जाती है। तो जिन सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेज के, उन पार्टिकल्स के साथ ये लाइट जब इंटरैक्ट करती है तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, इस लाइट का चारों दिशाओं में स्कैटरिंग यानी कि फैला देते हैं। स्कैटरिंग क्या, इधर उधर फैलना, ठीक है। तो लाइट को इस तरह से स्कैटर्ड कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब ये लाइट को स्कैटर्ड करेंगे इधर उधर, तो लाइट जहाँ जहाँ से गुजर रही होगी वो वाला जो रास्ता होगा वो चमकदार दिखाई देगा और एक कोन जैसी शेप बनाए, जिसे टिंडल कोन बोलते हैं। ये चमकदार यानी ब्राइट टिंडल कोन होता है। अरे कोन होता है ना जो खाते हैं अपन आइसक्रीम कोन, वो उसी तरीके जो कोन है, देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो देखिए उस तरीके का कोन बन रहा है। यहाँ पर एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, जहाँ जहाँ से लाइट निकल रही है वहाँ कोन बनता है, टिंडल कोन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मान लो हमारे कमरे में कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो आप उसको आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें वो दिख जाए, तो एक तरीका है हम लाइट डाल देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो लाइट डाल देंगे तो क्या होगी, स्कैटरिंग हो जाएगी लाइट की और वो चमकदार रास्ता वो दिखेगा अपन को। ऐसा अपन तभी देख सकते हैं जब सनलाइट आए किसी कमरे के हॉल में से। ये सिनेमा हॉल होता है, उसमें जब वो प्रोजेक्शन लाइट पड़ती है पर्दे के ऊपर तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स अपन को अंधेरा जब करते हैं तो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। वो रास्ता चमक रहा है, इस वजह से कोलाइडल पार्टिकल दिख रहे हैं। टिंडल इफेक्ट का फायदा क्या है, हम कोलाइडल पार्टिकल्स की मौजूदगी को देख सकते हैं कि ये है। क्लियर है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म ब्राइट कोन। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पाथ होता है जहाँ से लाइट निकलती है वो एक ब्राइट सा कोन बनाता है, विच इज कॉल्ड टिंडल कोन एंड दिस इफेक्ट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके। ड्यू टू टिंडल इफेक्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर इजिली सीन विच लाइज इन द पाथ ऑफ लाइट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स रास्ते में पड़ रहे हैं लाइट के, वो ही तो करेंगे उस लाइट की स्कैटरिंग और वो हमें दिखाई देंगे। अगर हम ऊपर डालेंगे तो ऊपर वाले पार्टिकल कर देंगे नीचे वाले। अगर हम इस लाइट को ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से डालेंगे, ध्यान रखना, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर्ड ही नहीं कर पाते। इसलिए ट्रू सॉल्यूशन से लाइट सीधी निकल जाएगी आर पार, कोई रास्ता चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। इन सिनेमा हॉल दिस इफेक्ट इज इजिली ऑब्जर्व, ठीक है। कमरों में भी होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। टिंडल इफेक्ट के बाद चौथा, उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पर अपन ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज किस तरह से जनरेट होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशंस की जिसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल बना रहता है। नहीं देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन बीच की फेज है। मैं बार बार इस चैप्टर में क्यों बोल रहा हूँ कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल बना रहता है, कोलाइडल पार्टिकल स्टेबिलिटी शो करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी जो साइज की रेंज है ना, वो सस्पेंशन से तो क्या है छोटे, बट ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं। तो ये कभी भी अगर स्टेबल नहीं हो ना कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसके पार्टिकल कभी भी कंबाइंड होके आसपास आके कंबाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रेविटी से नीचे बैठ जाएंगे। सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होते हैं उन पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। बताया था मैंने, ट्रू सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस कराया था स्टार्टिंग में। क्लियर है ना। तो इसीलिए अपन कह रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि एक जैसा चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है, एक। जैसे अगर पार्टिकल पर नेगेटिव है तो सब पार्टिकल्स जितने भी होंगे डिस्पर्स फेज के, उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक दूसरे के पास आकर के तो ये बड़े पार्टिकल बना ही नहीं सकते, क्योंकि रिपल्सन फोर्स इसमें लगेगा। The main reason of stability of colloidal sol is same charge present on disperse phase particles.
आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट, सो डज नॉट फॉर्म बिगर सस्पेंशन पार्टिकल। समझ आया कुछ? अरे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों टाइप के चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स पे नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज होती है ना, उसके पार्टिकल्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। समझ रहे हो ना? तो एक टाइप का चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट रहता है, इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से एसोसिएट नहीं हो करके नहीं होते हैं और बिगर सस्पेंशन पार्टिकल नहीं बनाते हैं, और स्टेबिलिटी बनी रहती है इनकी। मतलब स्टेबिलिटी मतलब ये इसी फेज में रहते हैं। ठीक है। इफ़ यू टेक डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, अगर अपन वाटर को डिस्पर्जन मीडियम ले लेते हैं तो कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन अपन को पढ़ने हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ ऐसे पढ़ने हैं जो नेगेटिव होते हैं, और वो एक टेबल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको एक बार नोट कर लो आप। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो कौन से नेगेटिव कोलाइडल सॉल्व होते हैं और कौन से पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्व होते हैं, इसको एक मैंने टेबल में बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहुत अच्छे से इसको मैं आपको याद करा सकता हूँ। देखो, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन और पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन की जो तीन कैटेगरी है ना, ये तो आराम से याद हो जाएंगी। चौथी कैटेगरी में सिर्फ नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव नहीं आते। पहली कैटेगरी है भैया मेटल से रिलेटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर ओनली मेटल है, सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन है, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, कॉपर का कोलाइडल सॉल्यूशन है, प्लेटिनम, यानी किसी भी मेटल का अगर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तो वो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। दिमाग में बैठा लो। बट पॉजिटिव का इससे कोई लिंक है? अकेले मेटल का तो नेगेटिव, लेकिन मेटल विद ऑक्साइड या मेटल विद हाइड्रोक्साइड, मेटल अगर ऑक्साइड फॉर्म में हो या मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, लेकिन साथ में वाटर भी हो, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड, वाटर के लिए हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड या हाइड्रेटेड मेटल हाइड्रोक्साइड। ये अगर है, अकेला मेटल है तो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा सर, और अकेला मेटल नहीं है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है या हाइड्रेटेड मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो बनेगा पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे देखो, हाइड्रेटेड मतलब XH2O के मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड हो गए, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल हो गए, और मेटल यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, तो Al2O3.XH2 कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा? बोलो कौन सा बनेगा? पॉजिटिव। अगर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड .XH2 कौन सा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर अपन केवल Fe लेंगे, Fe का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और ऑक्साइड लेंगे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया है यहाँ पर, तो हाइड्रेटेड, यहाँ ले लिया हाइड्रोक्साइड, यहाँ ले लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड। मतलब या तो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड लो या सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। ये ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड है मेटल्स के। ठीक है, तो ये बनाएंगे पॉजिटिव। उसके बाद मेटल के सल्फाइड जो होते हैं ना, जैसे कैडमियम का सल्फाइड, आर्सेनिक का सल्फाइड, एंटीमनी Sb का सल्फाइड, ये नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन मेटल का जो ऑक्साइड होता है सिंपल, वो पॉजिटिव बनाते हैं। आपने इसी तो ऑब्जर्व कि मेटल का ऑक्साइड चाहे अकेला हो चाहे उसका ऑक्साइड वाटर के साथ हो, हाइड्रेटेड, दोनों ही केस में पॉजिटिव है। लेकिन मेटल अकेला है तो नेगेटिव, और सल्फाइड के साथ है तो भी नेगेटिव है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है डाइज, मतलब कलर। अगर एसिडिक कोई कलर है, एसिडिक डाइज है तो वो नेगेटिव होती है, और बेसिक डाइज है तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस तो वैसे भी अपोजिट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की तरह। तो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है एसिडिक डाइज। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? इओसिन एक डाई होती है, इओसिन और कांगो रेड, ये दोनों डाइज होती है एसिडिक। इओसिन और कांगो रेड एसिडिक, और मिथाइलिन ब्लू कैसी होती है? बेसिक। ठीक है, बी फॉर ब्लू, मिथाइलिन ब्लू कैसी होती है? बेसिक। ठीक है, और एसिडिक होती है कांगो रेड। और लास्ट कैटेगरी ऐसी है जिसमें सिर्फ मैंने नेगेटिव कोलाइडल लिखे, पॉजिटिव के इतने केस होते हैं। नेगेटिव में आता है, देखो उसे स्टार्च आ जाता है, जिलेटिन आ जाता है, नेचुरल चीज़ें, सॉइल आ जाता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है। स्टार्च, जिलेटिन, सॉइल, हीमोग्लोबिन। इन हीमोग्लोबिन मतलब हमारा ब्लड, हमारा ब्लड भी तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कौन सा होता है? नेगेटिव। अगर उस पर अपन फिटकरी डाल देते हैं ना, जो ब्लड मान लो क्लोट, हम कट लग जाए अगर मान लो किसी चीज़ से और ब्लड फ्लो होने लग जाए हमारी बॉडी से, तो हम फिटकरी डाल देते हैं, तो ब्लड नेगेटिव है, फिटकरी में से पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन जाके वहाँ पे अट्रैक्ट कर देता है, उसको बॉन्ड बना लेता है, और वहीं पे ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, रुक जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये, तो अब हमें पता लग जाएगी सर दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अब किस सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है ये टेबल से पता लगेगा। कॉज, क्यों आता है चार्ज, कॉज क्या है?
चार्ज का ओराइजन क्यों होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता कैसे, उसको देखेंगे। तो इसके तीन तरीके, तीन अलग अलग तरीके हैं। तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो मेथड है जो ये बताता है कि चार्ज कैसे आता है, वो सबसे रिलायबल मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो मेथड है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन को मतलब समझते हो ना, जैसे अपन हाथों को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाते हैं हाथ, ऐसे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्ज का आना। अब कैसे होता है फ्रिक्शन? अरे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ जब टक्कर करेंगे तेजी से तो फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वजह से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है। लेकिन ये मेथड सभी टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर चार्ज को नहीं एक्सप्लेन कर पाता। एक लाइन लिखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स अराइव चार्ज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज इसलिए आ जाता है क्योंकि फ्रिक्शन लगता है किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में टक्कर या कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन लगता है, इसलिए चार्ज आ जाता है। दूसरा जो हमारे पास वो है मेथड, दूसरा जो तरीका है कि चार्ज आने का कॉज जो दूसरा है वो है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज का आना, इससे समझा सकते हैं अपन। डिकम्पोजिशन यानी टूटना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, टूट करके क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो पॉजिटिव आयन होता है एक पार्ट पे और एक पार्ट पे नेगेटिव आयन होता है। जैसे मिसेल अपन ने पढ़ा था, मिसेलर कोलाइड्स पढ़े थे अपन ने, तो उसमें देखा था ना कि टेल जो होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो हेड जो होता है उस पर कैटायन Na+ होता है, टेल पूरा होता है नेगेटिव। जैसे कि ये याद आ रहा है आपको, सोडियम स्टेरेट, इसको अपन डिकम्पोज करेंगे, ये स्टेरेट आयन है और ये सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन तो कैटायन हो गया, ये तो सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं डिकम्पोज होके, ठीक है। और जो एनायन होते हैं ना, एनायन, ये एक दूसरे के पास एसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शंस, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से, वांडरवाल फोर्सेस की वजह से ये वाले जो आयंस होते हैं ना बहुत सारे, ये एक तरह से मिसेल बना लेते हैं, असेंबल हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज देते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो एनायन सॉल्यूशन में चला जाता है, कैटायन बच जाता है, असेंबल हो जाता है, तो कैटायनिक भी आ सकता है चार्ज, तो डिपेंड करता है वो। तो ये दो तरीके थे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है चार्ज के आने का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है जो थोड़ा सा अपन को लॉन्ग में पढ़ना है, ठीक है, और वो है हमारा सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। भाई कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ना, वो अपने ऊपर, या कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल्स इस पूरे सॉल्यूशन में से किस आयन को सेलेक्टिवली एडजॉर्ब कर रहे हैं। भाई होता क्या है, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज किस पर आना है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पर आना है। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की सरफेस भी होगी, इस सरफेस पर ये क्या करते हैं, किसी एक आयन को सेलेक्ट करके पहले बुला लेते हैं पूरे सॉल्यूशन में से, या तो पॉजिटिव आयन को बुलाते हैं या नेगेटिव आयन को बुलाते हैं, पहले बुला लेते हैं। और जिस आयन का एडजॉर्प्शन इन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की सरफेस पे हो जाता है, वो ही चार्ज डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे वो चार्ज आ जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको नोट करो। लास्ट हमारे पास चार्ज का ओरिजिन होने का तीसरा रीजन, वो है सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस को कैसे समझेंगे? देखो, ये थ्योरी इस बात को बताती है कि एक कॉमन आयन सॉल्यूशन में से निकल के एडजॉर्ब हो जाता है किसकी सरफेस पर, कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस पर, और इसकी वजह से चार्ज आता है। कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस पर चार्ज क्यों आता है? पूरे सॉल्यूशन में से एक कॉमन आयन कौन सा होता है मैं बताता हूँ आपको, वो निकल के कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जो एडजॉर्ब हो गया वैसा ही उस कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आ जाता है। एग्जाम्पल देखो, ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। ध्यान आ रहा हो, टेबल में बताया था मेटल का हाइड्रोक्साइड कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है इस पार्टिकल पे? देखो, इसको समझने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, ये बना कैसे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया कैसे आपने। भाई चार्ज अलग से थोड़ी डाल रहे हैं अपन कोलाइडल सॉल्यूशन पर, कोलाइडल पार्टिकल पर, वो तो बनते वक्त ही आ जाता है। तो बनते वक्त आया होगा इस पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव, कैसे आया होगा? देखो, फेरिक क्लोराइड का मान लो 50% है, आपने 100 मॉलिक्यूल फेरिक क्लोराइड के लिए, तो इसमें से 50 मॉलिक्यूल ही ऐसे होंगे जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। 100 में से कितने होंगे? 50।
बाकी 50 अभी सॉल्यूशन में है मौजूद। ठीक है, तो ये बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व। इस पर अब कौन सा चार्ज आ रहा है, ये OH नेगेटिव कहाँ से आए, वाटर से। क्लियर है ना, वाटर में डाल दिया फेरिक क्लोराइड को, हाइड्रोलिसिस कर दिया फेरिक क्लोराइड का, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। बताया था मैंने कंडेंसेशन मेथड में, हाइड्रोलिसिस मेथड। ठीक है, ये बन गया और Cl- अलग हो गए। ओके, अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये Fe+3 आयन को अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब करवा लेगा। क्यों, क्योंकि Fe3+ आयन किस में कॉमन है, देखो जो आयन इसमें है कोलाइडल पार्टिकल पर में जो आयन है फेरिक आयन, वही आयन FeCl3 में भी है, Fe+3, तो इसे बोलते हैं कॉमन दोनों में। ठीक है, तो ये Fe+3 आयन इसकी सरफेस पर जाकर इस तरह एड्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्यूशन को पॉजिटिव चार्ज देगा। ठीक है, कॉमन आयन इन FeOH थ्राइस एंड FeCl3 Fe3+, कॉमन आयन Fe3। OH नेगेटिव कॉमन नहीं है, OH नेगेटिव इसके पास है बट इसके पास नहीं है, इसके पास Fe भी है, Fe इसमें भी है, Fe दोनों में तो कॉमन Fe है, तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होंगे उन पर Fe3+ आयन एड्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है, प्राइमरी लेयर बनेगी। देखो Fe3+ आयन के एड्जॉर्प्शन से कौन सी लेयर बनेगी, प्राइमरी लेयर। ये प्राइमरी लेयर जो होती है स्टेबल होती है, मतलब ये मूव नहीं करती, फिक्स हो जाती है इसके चारों तरफ और इस पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज देती है। अब इस लेयर के चार्ज को न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए सेकेंडरी लेयर है मोबाइल लेयर, वो क्लोराइड आयन बनाती है। क्लोराइड आयन कहाँ जाएंगे बोलो, ये क्लोराइड आयन इस Fe3+ के चारों तरफ जमा हो जाएंगे। एक Fe3+ पे एक Fe पर 3+ पॉजिटिव है, तो एक आयन को यानी एक कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के 3 एनायन चाहिए होंगे, क्योंकि Cl पर नेगेटिव 1 ही है, तो 3 एनायन चाहिए। तो ऐसे मैंने लिखे हैं यहाँ पर 5 कैटायन, तो 15 एनायन इसके चारों तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन कोलाइडल सॉल्यूशन देख पाएगी ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह से इस पर आया है। ऐसे ही किसी भी कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, कौन सा आयन जो है वो एड्जॉर्ब करेगा सरफेस पर, ये डिपेंड करता है कि कॉमन कौन सा आयन है। नोट करो, अब है हमारा 6 इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है, भाई हम ये जान चुके हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव आयन है तो बोलेंगे कैटाफोरोसिस, अगर नेगेटिव आयन है तो बोलेंगे एनाफोरेसिस। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट लिया है येलो कलर का। अब आर्सेनिक सल्फाइड मैंने आपको बताया था, मेटल के सल्फाइड नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, मेटल के ऑक्साइड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये मेटल का सल्फाइड है, मतलब ये नेगेटिव सॉल्ट है। मतलब आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स के ऊपर प्राइमरी जो लेयर है ना, प्राइमरी लेयर वो सल्फाइड आयनों की है, नेगेटिव चार्ज वाले आयनों की है। ठीक है, तो यहाँ भरा हुआ है, इधर वाटर है इधर वाटर है, इधर मैंने प्लस यानी एनोड लगा दिया, इधर माइनस कैथोड लगा दिया, ये इनिशियल है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट करूँगा करंट डालना, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो आयन्स हैं आर्सेनिक सल्फाइड के ब्लैक, इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ मूव करने लगेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, सारे के सारा ब्लैक पार्ट इधर आ जाता है, इधर से खाली होकर पानी इधर रह जाता है। क्लियर है, तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अपन देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, और वो है कोआगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है, कोआगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक टाइप का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो प्राइमरी लेयर की वजह से होता है। तीसरी थ्योरी बताती है हमें सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस वाली। जो चार्ज होता है ना कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, वो एक जैसा होता है, माइनस 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 होगा या प्लस 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 होगा। तो चार्ज सेम है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसलिए पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, पूरी तरह से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे, सस्पेंशन बना लेंगे, नीचे बैठ जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोआगुलेशन। द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच लीड्स टू प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट होने लग जाए, कोआगुलेशन बोलते हैं। इट डन बाय 2 वेज, इसको 2 तरह से किया जा सकता है। कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज को 2 तरह से खत्म किया जा सकता है, एक तो एक्सेस डायलिसिस करके और एक बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट।
अब एक्सेस डायलिसिस क्या करते हैं, देखो डायलिसिस क्या होता है, एक प्योरिफिकेशन मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, एनिमल मेम्ब्रेन में भर के कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि इम्प्योर है उसको और पानी में उल्टा लटका देते हैं। तो क्या होता है, जो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटीज़ के वो तो बाहर आ जाते हैं और कोलाइडल पार्टिकल अंदर रह जाते हैं। अगर बहुत देर तक ये काम किया जाए तो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो भी इम्प्योरिटीज़ के साथ फ्लश होकर बाहर आ जाता है और कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज अगर खत्म हो गया तो कोगुलेशन होने लग जाएगा उनका और वो बड़े बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू डन डायलिसिस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ये काम बहुत देर तक किया जाए देन चार्ज ऑन द पार्टिकल सेपरेट, चार्ज जो होता है ना पार्टिकल्स का वो भी सेपरेट हो जाता है इम्प्योरिटीज़ की तरह और कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, और कोलाइडल पार्टिकल्स क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बनाने लग जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये कोई नॉर्मल मेथड है, ये तो जनरली अपन ये काम में लेते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके भी हम कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को फिनिश कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl है, ठीक है, AlCl3, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसके दोनों आयन्स होते हैं, प्लस आयन भी होता है माइनस आयन भी होता है। तो जो भी आयन इस इलेक्ट्रोलाइट का न्यूट्रलाइज करेगा कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को उसको बोलेंगे फ्लॉक्यूलेशन आयन। क्या बोलेंगे इसको, फ्लॉक्यूलेशन आयन, ये ध्यान रखना। अब वो आयन कौन सा होगा, भाई सीधी सी बात है, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है। जैसे AH2S3 जो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो AH2S3 के पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको फ्लॉक्यूलेट करने के लिए या इसको कोआगुलेट करने के लिए मुझे कौन सा आयन देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव आयन जो होगा ना वो देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। इन इलेक्ट्रोलाइट बोथ आयन्स प्रेजेंट, अपोजिट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट एड्सॉर्ब। अपोजिट आयन क्या करेगा, जो हमारा जो वो है डिस्पर्स फेस का पार्टिकल उसके ऊपर एक टाइप का चार्ज है तो अपोजिट आयन उस पर जाकर के एड्सॉर्ब हो जाएगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स एंड गेट न्यूट्रलाइज, और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है, ओके। अच्छा, अब इस बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में हार्डी सूल्जे नामक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था। किसने दिया था, हार्डी सूल्जे नामक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस लॉ को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसे अपन बोलते हैं हार्डी सूल्जे लॉ। ओके, क्या बोलते हैं जिसको अपन, हार्डी सूल्जे लॉ। देखो रूल हार्ड नहीं है, हार्डी में हार्ड आ रहा होगा भले जो, लेकिन जो रूल है वो बहुत ही ईजी है, सुलझा हुआ है, सुलझे। हार्डी सूल्जे लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान दो। देखो SCHULZE, हार्डी सूल्जे लॉ। देखो हार्डी सूल्जे लॉ की अगर अपन बात करते हैं तो पहले ये देखो फ्लॉक्यूलेशन आयन क्या होता है, इसको लिख लेते हैं बगल में, द आयन विच न्यूट्रलाइज कोलाइडल पार्टिकल, विच न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल जो है उनके ऊपर चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला आयन फ्लॉक्यूलेशन आयन होता है। अगर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लॉक्यूलेशन आयन नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और अगर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लॉक्यूलेशन आयन नेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रोलाइट में दोनों ही आयन होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो हार्डी सूल्जे लॉ क्या बोलता है, जरा सुनो। ये इस बात को बोलता है कि जो फ्लॉक्यूलेशन आयन होता है ना उसके ऊपर जितनी बड़ी वैलेंसी होगी, प्लस में या माइनस में, अगर वो कैटायन है तो प्लस में, एनायन है तो माइनस में, तो फ्लॉक्यूलेशन आयन पर जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसकी उतनी ही कम अमाउंट से फ्लॉक्यूलेशन या कोआगुलेशन हो जाएगा। इसे कौन सा लॉ कहते हैं, हार्डी सूल्जे लॉ। सीधी सी बात है, एक आयन ऐसा है जिस पर +4 चार्ज है, एक आयन ऐसा है जिस पर +1 ही है, तो +4 वाला जो आयन है जिस पर +4 चार्ज है वो अकेला ही बहुत सारे नेगेटिव आयंस को फ्लॉक्यूलेट यानी कोआगुलेट करेगा, और जिस पर +1 चार्ज है वो उतने ही आयंस को कर पाएगा जितने वो हैं, क्योंकि एक एक को करेगा, वहाँ पर एक के ऊपर ही चार्ज है। तो आयन की वैलेंसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which neutralize the certain amount of colloid, the certain amount of colloids is directly proportional
is directly proportional to valency of flocculation ion. वैलेंसी ऑफ फ्लोक्यूलेशन आयन। क्लियर है? फ्लोक्यूलेशन आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही, एक मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच न्यूट्रलाइज द सर्टेन अमाउंट ऑफ कोलाइड्स इज डिपेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं आया यहाँ पर, सॉरी, इज डिपेंड्स, बस इतना लिखिए, इज डिपेंड्स अपॉन वैलेंसी ऑफ फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसमें मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, क्या है वो, बहुत इम्पोर्टेंट। वैलेंसी ऑफ फ्लोक्यूलेशन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फ्लक्चुएशन पावर की। भी क्या होती है मैं बताता हूँ। अब देखो तीन चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, ज़रा ध्यान दो। एक आ गई है फ्लक्चुएशन पावर, एक आ गई है फ्लक्चुएशन वैल्यू, और एक आ गई है वैलेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन आयन। फ्लक्चुएशन आयन क्या है तो पता ही लग गया, वो आयन जो न्यूट्रलाइज करेगा कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को, फ्लक्चुएशन है। अब उसकी कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए, ठीक है ना, वो इस पर डिपेंड करेगी कि चार्ज ज़्यादा है कम है। अगर उस पर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी कम अमाउंट लगेगी, चार्ज कम है तो ज़्यादा अमाउंट लगेगी। ठीक है, अगर उस पर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी, लेकिन अमाउंट उसी कम लगेगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ फ्लक्चुएशन आयन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव फ्लक्चुएशन आयन, नेगेटिव कब होगा, जब when कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव हो, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो, पॉजिटिव। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव हो तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव जो होगा, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है मान लो, ठीक है, तो इस पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव फ्लक्चुएशन आयन चाहिए होगा हमको इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो अगर नेगेटिव फ्लक्चुएशन आयन है तो मैं यहाँ पर 4 टाइप के नेगेटिव आयन लिख रहा हूँ, -4, फॉस्फेट -3, सल्फेट -2 और Cl-1। तो सबसे ज़्यादा पावर इसकी होगी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। अरे पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन मान लो ये +1 है, इसको करना है न्यूट्रलाइज, तो अगर ये हम आयन लेंगे तो ये अकेला ही 4 आयन्स को न्यूट्रलाइज करेगा और ये अकेला एक को ही कर पाएगा। तो सीधी बात, किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है ना, इस पर वैलेंसी ज़्यादा है तो इसकी पावर भी ज़्यादा है, बट इसकी जो अमाउंट लगेगी वो तो बहुत ही कम लगेगी, बहुत कम अमाउंट से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर अपन चलें तो क्या हो रहा है, वैलेंसी जो हो रही है फ्लक्चुएशन आयन की ये बढ़ रही है, देखो 4, इसकी कम है, इसकी कम, इसकी सबसे कम, वैलेंसी बढ़ रही है। पावर क्या हो रही है बस जरा बताओ, पावर भी बढ़ रही है लेकिन वैल्यू कम, मतलब इसका अमाउंट, वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट, फ्लक्चुएशन वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन आयन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं अपन मोल पर लीटर में। फ्लक्चुएशन वैल्यू की मैं डेफिनेशन लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट करो। ऐसे उल्टा भी हो सकता है, इफ फ्लक्चुएशन आयन इज पॉजिटिव, ये नोट कर लिया। अगर मान लो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हुआ, उल्टा भी तो हो सकता है। सपोज करो हमें नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है, नेगेटिव को, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रोलाइट का जो फ्लक्चुएशन आयन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे अपन, फिर कैटायन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं SN+4Al+3, ठीक है, Mg, ये बेरियम लिख लो Mg+2, ठीक है, Na+1। तो इधर चल रहे हैं तो वैलेंसी बढ़ रही है, पावर बढ़ेगी तो अमाउंट घटेगी, ये आपको ध्यान रखो। फ्लक्चुएशन वैल्यू घटेगी, फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है मैं आपको डेफिनेशन लिख दूँ। फ्लक्चुएशन वैल्यू, it is the amount of electrolyte, it is the amount of electrolyte in mole per liter, ठीक है,
it is the amount of electrolyte in mole per liter which get neutralize the colloidal solution. जैसे मान लो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है और इलेक्ट्रोलाइट के 0.1 मोल लग रहे हैं इसमें, तो फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होगी हमारी उस केस में? फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होगी हमारी? 0.1 मोल पर लीटर, यानी इलेक्ट्रोलाइट का 0.1 मोल काम आ रहा है 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। और इसको अपन इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू का, ये लिख सकते हैं अपन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ जाएगा इनटू 100। देखो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोल में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ जाएगा, मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा, इनटू 100 और करना पड़ेगा। तो ये होती है फ्लक्चुएशन वैल्यू, मोल पर लीटर में निकलती है। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, जो आयन फ्लक्चुएट करता है, मतलब जो आयन न्यूट्रलाइज करता है कोलाइडल सॉल्यूशन को, ये कोलाइडल पार्टिकल्स को, तो उस आयन पर उतनी ज़्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। वैलेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी पावर ज़्यादा होगी और वैल्यू यानी अमाउंट उसकी कम लगेगी। भाई इसकी बहुत कम अमाउंट से ही नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज होंगे और उसकी ज़्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी। क्लियर है? नोट कर लो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का प्रोटेक्शन क्या होता है? देखो हमने ये पढ़ा था कि कोलॉइड्स जो होते हैं वो फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स या एफिनिटी के बेस पे 2 टाइप के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। उनमें से लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होता है, लायोफोबिक नहीं होता। तो लायोफोबिक की स्टेबिलिटी बढ़ाने का ये तरीका होता है प्रोटेक्शन। अगर अपन लायोफोबिक कोलाइड्स को ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड डाल दो, क्योंकि लायोफिलिक तो पहले से ही स्टेबल है, उसको प्रोटेक्ट करना है लायोफोबिक को, ठीक है। अब लायोफोबिक कोलाइड को किसका डर है? इलेक्ट्रोलाइट का। अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट लायोफोबिक में डालेंगे और एक लायोफिलिक में डालेंगे तो पहले किसके चांसेस रहेंगे प्रेसिपिटेट बनाने के? लायोफोबिक के, क्योंकि वो पहले से ही कम स्टेबल है। लायोफिलिक तो खूब स्टेबल होता है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता उसका, लेकिन लायोफोबिक में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो वो उसको खराब कर देगा, ठीक है। लायोफोबिक कोलाइड्स आर इजिली प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो अब अपन ऐसा क्या करें, लायोफोबिक कोलाइड में ऐसा क्या मिलाएं कि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए? लायोफिलिक मिला दो, क्योंकि वो खुद ही स्टेबल है। लायोफोबिक कोलाइड्स आर लेस स्टेबल देन लायोफिलिक। When we add lyophilic colloid in lyophobic colloid, then stability of lyophobic colloid increases. It is called protection. Lyophobic colloids को की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसमें जब लायोफिलिक डाल देते हैं तो इस प्रोसेस को प्रोटेक्शन बोलते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करता है वो? अच्छा, प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है लायोफिलिक कोलाइड जो प्रोटेक्शन करता है। देखो ये गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल लायोफोबिक होता है, ठीक है। इसमें NaCl इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो ये इसको खराब कर देगा। अरे गोल्ड सोल ओनली मेटल नेगेटिव कोलाइड होते हैं, और NaCl का जो NaCl का जो Na+ है ये फ्लक्चुएशन आयन हो जाएगा, ये प्लस इसके चारों तरफ चिपक जाएगा, इसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा, खराब हो जाएगा गोल्ड सोल हमारा। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो जाए तो हमें प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड्स लाइक जिलेटिन डाल सकते हो आप, एल्ब्यूमिन डाल सकते हो आप, गोंद डाल सकते हो आप, स्टार्च डाल सकते हो, ये सारे क्या होते हैं? लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। इनमें से भी सबसे बेस्ट जिलेटिन होता है और सबसे खराब स्टार्च होता है। अब ये कैसे पता लगता है? ये गोल्ड नंबर से पता लगता है, या आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब इनमें से कुछ भी डाल दो लायोफिलिक, किसमें? गोल्ड सोल में, एडेड इन गोल्ड सोल, सो NaCl फेल टू न्यूट्रलाइज। तो NaCl फेल हो जाता है, NaCl फिर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि NaCl चारों तरफ जो होगा ना लायोफिलिक सोल, देखो ये अंदर क्या गोल्ड सोल है और इसके चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर बना ली लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल ने क्या बना दी? मेक प्रोटेक्शन लेयर, समझ गए ना। लायोफिलिक सोल ने प्रोटेक्शन लेयर बना दी, किसके चारों तरफ बना दी प्रोटेक्शन लेयर? गोल्ड सोल के चारों तरफ। अब क्या होगा? NaCl आएगा, हट जाएगा, क्योंकि लायोफिलिक सोल तो बहुत स्टेबल होता है, तो NaCl उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए गोल्ड प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। गोल्ड नंबर क्या होता है वो समझो। देखो प्रोटेक्टिव कोलाइड जो होता है ना, प्रोटेक्टिव कोलाइड, उसका जितना ज़्यादा पावर होगा
प्रोटेक्शन करने का, ठीक है, उसका उतना ही कम गोल्ड नंबर होगा। ये फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू की तरह होता है। द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, गोल्ड नंबर क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, मिलीग्राम में वो अमाउंट प्रोटेक्टिव कोलाइड की जिसकी वजह से 10 ml गोल्ड सोल का कोआगुलेशन रुक जाए। किससे? 10% NaCl सॉल्यूशन के 1 ml से। अरे 10% NaCl सॉल्यूशन ले लो, NaCl कितना ले लो, 10% NaCl, और इसका 1 ml ले लो सिर्फ। 10% NaCl कैसे बनाएंगे, 90 ml वाटर में 10 ml, 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl ऐड करके सॉल्यूशन बना लो, 10% बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के में से सिर्फ 1 ml निकालो और 1 ml डाल दो इसमें गोल्ड सोल, ठीक है। तो गोल्ड सोल में पहले से क्या है, लायोफिलिक सोल लगा हुआ है। तो कौन सा लायोफिलिक सोल लगा हुआ है इस चीज़ पर डिपेंड करती है हमें कितना लायोफिलिक सोल डालना पड़ेगा। 10 ml गोल्ड सोल, अगर मैं 10 ml गोल्ड सोल ले लूँ और इसका प्रोटेक्शन इस 10% NaCl के 1 ml से कराना चाहूँ तो मुझे कितने मिलीग्राम लायोफिलिक सोल डालना पड़ेगा, उसको गोल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव पावर जितनी ज़्यादा लायोफिलिक की उतना ही गोल्ड नंबर कम, ठीक है। बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड जिलेटिन होता है क्योंकि इसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। गोल्ड नंबर यहाँ लिख दिया मिलीग्राम में, प्रोटेक्टिव कोलाइड एरिया। जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है, एल्ब्यूमिन का उससे ज़्यादा है, गोंद का उससे ज़्यादा है, स्टार्च का सबसे ज़्यादा है। यानी स्टार्च बेकार लायोफिलिक है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट डालोगे तब जाके प्रोटेक्शन होगा 10 ml गोल्ड सोल का। इसका इतना सा डाल लोगे जिलेटिन का तो ये प्रोटेक्शन कर देगा 10 ml गोल्ड सोल का NaCl से, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। क्लियर है, नोट कर लो। अब हमारा एक स्पेशल कोलाइडल सॉल्यूशन आ रहा है, वो है इमल्सन, और इमल्सन के बाद बस रह जाएंगे इसके एप्लीकेशंस, ओके, और ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, इमल्सन क्या होता है। देखो जल्दी से, देखो मैंने आपको बताया था इमल्सन क्या होता है। इट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच लिक्विड डिस्पर्स फेज प्रेजेंट इन लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जब दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, दोनों की फिजिकल स्टेट जब लिक्विड होती है तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, इमल्सन। ये इमल्सन हमारे सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, ओके, तो इसको अपन को पढ़ना है। तो अपन डाल लेते हैं हेडिंग इमल्सन। व्हेन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड देन इमल्सन फॉर्म। तो क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्सन, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं इमल्सन, 2 टाइप, ठीक है। एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन। ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है डिस्पर्स फेज जो है ना, कोई ऑयली चीज़ है, ऑयल लाइक मटेरियल, कोई ऑयल लाइक मटेरियल, घी, चिकनाई वगैरह, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर है, ठीक है। यहाँ उल्टा है, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, मतलब यहाँ क्या है, डिस्पर्स फेज तो वाटर है, ओके, और डिस्पर्जन मीडियम कोई ऑयल लाइक मटेरियल, ऑयल लाइक, नोट कर लो। इसके एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे मिल्क, मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम आती है, वैनिशिंग क्रीम एंड मिल्क। मिल्क के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है ऑयल, मतलब जो चिकनी चीज़ें होती है ना वो कम होती है मिल्क में, और पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑयली कंटेंट कम होता है, ऐसे वैनिशिंग क्रीम होती है। लेकिन मक्खन जो होता है वो इसमें आता है, इसमें उल्टा होता है, चिकनी चीज़, यानी डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा होता है ना ऑयली, तो ये ज़्यादा होता है। बटर, ठीक है, क्रूड क्रीम, ये एग्जांपल नोट कर लेंगे। क्रूड सॉरी ऑयल और बटर हो जाएगा,
क्रूड्स ऑयल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गए हमारे वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल ही ज़्यादा, इसलिए हम आप कोल्ड क्रीम भी इसमें नोट कर सकते हो, कोल्ड क्रीम्स जो आते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक होता है इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट। देखो इमल्सन्स जो होता है ना उसमें दो अलग अलग लेयर होती हैं, एक ऑयल की और एक वाटर की। तो इसलिए जनरली इमल्सन्स स्टेबल नहीं होते, उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस को बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, which increases the stability of emulsion called emulsifying agents। नोट करो। एग्जाम्पल भी नोट कर लो कौन कौन से हैं। प्रोटीन, गम, प्रोटीन मिला सकते हैं, गोंद मिला सकते हैं अपन इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट एक थर्ड सब्सटेंस होता है, ऑयल वाटर तो है, इसके अलावा तीसरी चीज़ और मिला रहे हैं, प्रोटीन मिला सकते हैं, गोंद मिला सकते हैं आप इमल्सीफाइंग एजेंट में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इमल्सन। अब हमें स्टार्ट करना है लास्ट टॉपिक हमारा, और वो कौन सा है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें इमल्सन्स के एप्लीकेशंस भी आ जाए। इमल्सीफाइंग एजेंट में काजल भी नोट कर सकते हैं। और ये है हमारा लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। ये आपको बुक में ये सारे पॉइंट्स आप सर्च करोगे और बुक की हेल्प से इन पॉइंट्स में थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है कोलॉइडल मेडिसिन्स। कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जो कोलाइडल नेचर की होती हैं, जैसे आपने ऐड देखा होगा सोना चांदी च्यवनप्राश, तो वो क्या होता है, कोलॉइडल गोल्ड होता है, कोलॉइडल सिल्वर उसमें टॉनिक में डाल दिए जाते हैं ना, च्यवनप्राश में डाल दिए जाते हैं, जिसको लेते हैं तो वो ईजिली हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे से काम करती है। एड्जॉर्प्शन पावर भी हाई है। कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, इसमें क्या करते हैं अपन, चिमनी इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उनके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई एक टाइप के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर में जाके। तो चिमनी इंडस्ट्रीज में से उस धुआं को निकालने से पहले धुआं में जो नेगेटिव पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको अपोजिट इलेक्ट्रोड लगा के हटा देते हैं अपन। ठीक है, वो इंडस्ट्री के अंदर ही रह जाते हैं, बाकी फ्री ऑफ पॉल्यूशन ऑफ जो एयर है वो पॉल्यूशन से फ्री होकर बाहर निकलती है। सीवेज डिस्पोजल, इसमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है सीवेज, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, उनको अपन हटा के और खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। रबर इंडस्ट्री, रबड़ जो होता है, रबड़ इंडस्ट्री, उसमें अपन टेनिन, रबर इंडस्ट्री में क्या होता है, रबड़ जो होता है उस पर कोलाइडल पार्टिकल्स चिपके रहते हैं, उनको हटा सकते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनके पानी के अंदर आप फिटकरी डाल दो, फिटकरी का जो एल्यूमिनियम कैटायन होगा वो नेगेटिव इम्प्योरिटीज़ को हटा देगा, पानी प्योर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा कैसे बनता है, जब नदी समुद्र के मुँह पर गिरती है तो नदी के अंदर अलग अलग आयंस होते हैं, समझना, ये आयंस समुद्र नदी के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स जब समुद्र के पास जाते हैं तो समुद्र में कैटायन और एनायन सारे होते हैं, तो इन कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो भी चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग समुद्र के जो आयंस हैं वो एक डेल्टा जैसी स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। टेनिन ऑफ लेदर, लेदर के ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको चिपकाना लेदर पर। ठीक है, फोटोग्राफी में भी काम आता है, कोलाइडल रेन करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं इसको। मान लो तुरंत अपन को कहीं बारिश करानी है तो एटमॉस्फेयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव है मान लो, तो अपन क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का एक पॉजिटिव, सिल्वर आयोडाइड का पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दो एटमॉस्फेयर में, तो नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल के साथ वो सिल्वर आयोडाइड का पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल अटैक रिएक्शन करेगा, बड़े बड़ी बूंद बन जाएंगी, ठीक है, और वो नीचे आने लग जाएंगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड का कोआगुलेशन कर सकते हैं। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर हमारे पास फेरिक आयन होते हैं Fe+3, ठीक
ठीक है ना। ब्लड एक किस तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैंने बताया था आपको, ब्लड एक नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन में फिटकरी डाल दो, एल्यूमिनियम कैटायन होता है उसमें पॉजिटिव फ्लोकुलेशन है, वो उसका फ्लोकुलेशन कर देता है। और लास्ट है कलर ऑफ क्लाउड, ब्लू कलर के होते हैं क्लाउड, बादल, क्यों, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग करते हैं बादलों में जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्लाउड नहीं आएगा इसमें। स्काई का नीला रंग क्यों होता है, क्योंकि स्काई के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए स्काई ब्लू होती है। क्लियर है। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए। और अपना ये वीडियो लेक्चर नहीं स्टार्ट होता, मेन क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।